दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस मनोरंजक सत्य घटना के 8 एपिसोड हो चुके हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको 9वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि श्रीनिधि जी और इनके मित्र पंडित हरी शर्मा जी के आश्रम से अगले दिन आने का वादा करके अपने कैंप में वापस आ गए थे। फिर अगले दिन झरने में नहा धोकर ये लोग मुक्ता जी के आश्रम में चले गए थे, जहाँ घायल व्यक्ति के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी गई थी, इंतज़ाम कर दिया गया था। और फिर उसके इलाज के लिए उसे हरिद्वार भेजने की बात चल रही थी, जिस बात के लिए मुक्ता जी तैयार नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था। और शेखर भाई को, जो डॉक्टर थे, उनको बोला था कि वो आश्रम में ही रहकर उसका इलाज करें। जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी वो उन्हें सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। हरिद्वार से, कनखल से, जहाँ से भी व्यवस्था होगी मंगा दिया जाएगा, लेकिन इलाज यहीं पे आप उसका करिए। यहाँ तक का घटनाक्रम मैं आपको पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ, आप सुन चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ क्योंकि ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि श्रीनिधि जी और इनके मित्र जब तक हाथी घाटी में रहेंगे तब तक उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम में ही होगी। तो श्रीनिधि जी ने अपने पास जो भी खाने पीने का सामान था, जो भी रसद सामग्री थी, उसे आश्रम में भिजवा दिया। लेकिन मुक्ता जी ने ये कह करके वो सारा सामान वापस भिजवा दिया कि आश्रम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। इस रसद को, इस सामान को आप वापस अपने कैंप में ही रखवा लीजिए, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब ये बात इन लोगों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगी, क्योंकि इतने व्यक्तियों का उस छोटे से आश्रम पर बोझ डालना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने तो रात में आश्रम को देखा था, इनके हिसाब से छोटा सा था, लेकिन जब इन्होंने अगले दिन आश्रम को अच्छी तरह देखा तो इनकी सारी अवधारणाएं गलत साबित हो गई। क्योंकि आश्रम बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे कमरे थे जो बहुत ही साफ सुथरे और कायदे से लिपे पोते थे। एक खूब लंबा चौड़ा आंगन भी था, जिसमें एक पीपल के पेड़ के अलावा मुक्ता जी के हाथों लगाए गए बहुत सारे छायादार पेड़ भी थे। आश्रम के चारों तरफ पत्थर की एक मजबूत दीवार भी थी। उसके पश्चिम में लगभग 25 बीघा ज़मीन पर एक बगीचा था। इस बगीचे में हर सीज़न में होने वाले फलों के पेड़ लगे हुए थे, मतलब जिस सीज़न में जो फल होता है वो पेड़ आपको वहाँ मिल जाएगा। एक तरफ एक गौशाला थी, जिसमें करीब 20 दुधारू गाय और 6 जोड़ी बैलों की थी। आश्रम के बाहर कांटों की घनी बाढ़ से घिरी हुई लगभग 200 बीघा ज़मीन और थी, जिसमें खेती होती थी और इतना अन्न पैदा होता था कि उसे बैलगाड़ियों में लादकर कनखल की मंडी में बेचने के लिए भेजा जाता था। कुल मिलाकर आश्रम साधन संपन्न था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मतलब वेल मेंटेन आश्रम था। आश्रम में मुक्ता जी से इन लोगों की मुलाकात तो रोज ही होती थी। वैसे तो मुक्ता जी पर उस घायल शिकारी और इस मित्र मंडली के आतिथ्य का जो बोझ था कुछ ज़्यादा पड़ गया था, उसका वर्कलोड बढ़ गया था। फिर भी बीच बीच में बातचीत का समय वो निकाल ही लेती थी। श्रीनिधि जी को पहले से ही पता था कि उनके पिता पंडित हरी शर्मा जी संस्कृत और इंग्लिश के प्रचंड विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं। लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान जो है, अपनी नॉलेज जो है, अपनी बेटी मुक्ता को भी दे दी होगी, इस बारे में इन्हें पता नहीं था। इस बारे में इन्हें तब पता चला जब एक दिन ये उनके मुक्ता जी के कमरे में जाने का इनको मौका मिला। कमरा बहुत साफ सुथरा सुथरा था, हर सामान को बहुत सलीके से लगाया हुआ था। उस कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कहा जा सके कि भाई ये फालतू का सामान है यार, ये क्यों यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। कमरे के अंदर जाते ही सामने एक बढ़िया बेड था, एक बिस्तर लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक सफ़ेद चादर धुली चमकती हुई चमक रही थी। बिस्तर के बाईं तरफ एक चौकोर आला था, जिसमें भगवान शंकर की एक छोटी सी सफ़ेद मूर्ति एक चांदी की तिपाई के ऊपर प्रतिष्ठित थी। रखी हुई थी नहीं कहूँगा, प्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठा करी जाती है ना। मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए थे और मूर्ति के दोनों तरफ दिए जल रहे थे। दीवार पर 3-4 पौराणिक चित्र भी थे,
जिनमें से एक राधा कृष्ण का युगल चित्र था, दूसरा चित्र समाधि मग्न भगवान विश्वामित्र जी का था, जिनके सामने फूलों से भरे पेड़ों के नीचे मेनका नृत्य कर रही थी। इसके अलावा अलमारी में सजा कर रखी हुई बहुत ढेर सारी किताबें थी। ये किताबें संस्कृत के नाटक और काव्य थे, जो फेमस नाटक और जो कविताएं थी। उन किताबें में कुछ किताबें अंग्रेजी की भी थी, जो बहुत उच्च कोटि के उपन्यास और कविताएं थी। किताबों को देखकर श्रीनिधि जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उत्सुकता से उन्होंने मुक्ता जी से पूछ ही लिया कि ये किताबें, इतनी किताबें, इन्हें कौन पढ़ता है? तो मुक्ता जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे और कौन पढ़ेगा, जो आपके सामने बैठी है वही पढ़ती है। फिर इनकी नज़र कमरे के दूसरे कोने पर पड़ी, तो बड़े आश्चर्य के इनके मुंह से निकल रहा, एकदम से इनको देख के वो ताज्जुब हो गया वो चीज़ को, और के मुंह से निकल गया, अरे वाह, ये सब क्या है? ये चमड़े से बड़ा धनुष, ये बाण, ये तरकश, तो क्या इनका शौक भी है तुम्हें? अब ये इस तरह से काफ़ी देर तक ये दोनों लोग आपस में बातें करते रहे। अब वो क्या बातें भी, वो सब यहाँ पे इस वीडियो में बोलूँगा तो वीडियो खींचना होगा, खैर जाने दो उसको। फिर दोपहर का भोजन करने के बाद ये लोग अपने कैंप में लौट आए। उस दिन मुक्ता जी भी गपशप करते हुए इन लोगों के साथ कैंप तक आ गई थी और श्रीनिधि जी के टेंट में आके बोली, अरे वाह, आपका कैंप तो बहुत अच्छा है, मन कर रहा है कि कुछ दिन यहीं रुक जाऊं। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी बोले, लेकिन मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं आपको इसी समय, इसी वक्त आश्रम में वापस छोड़ाऊं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी 2 दिन पहले यहाँ एक बदमाश रीछ यहीं से गुजरा था, यानी कि भालू। उससे पहले एक तेंदुआ आया था और कल रात तो जंगल में ऐसी धमा चौकड़ी मची रही जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा हो। और आज जो इतनी देर से ये बांसों के उखड़ने और पेड़ों की शाखाओं के टूटने की आप आवाज़ सुन रही हैं ना, ये भी किसी एक्कड़ हाथी के होने की सूचना दे रहे हैं, यानी कि आसपास में कहीं पे कोई एक्कड़ हाथी है। फिर उन्होंने शंभू जी को आवाज़ देते हुए पूछा, अरे शंभू, तुम तो पिछले 4 घंटों से कैंप में ही हो, ये जो आवाज़ आ रही है ये कब से आ रही है? तो शंभू जी ने जवाब दिया, जी ये जो तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें हैं ये तो अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन हाँ, कानों के फड़फड़ाने की आवाज़ काफ़ी देर से आ रही थी। अब शंभू जी की इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी ने कहा, इसका मतलब कोई हाथी काफ़ी देर से हमारे आसपास ही कहीं खड़ा है, और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तो शंभू जी ने बोला, अरे बता के क्या करता साहब, ये तो रोज का ही किस्सा है, रोज ही तो ये सब होता है। तो श्रीनिधि जी बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, जाओ, सबसे पहले तो सारे मित्रों को, सारे साथियों को, सब लोगों को बोल दो कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं कि आसपास खतरा है, हाथी है, एक्कड़ हाथी है। रीछ और तेंदुए तक तो ठीक था, लेकिन अब ये एक्कड़ हाथी, अब ये तो पक्का जरूर कोई ना कोई बड़ा उपद्रव करके ही मानेगा। फिर मुक्ता जी की तरफ मुड़ के बोले, तुम कह रही थी ना कि ये कैंप बहुत अच्छा है, इसमें कुछ दिन रहने का मन कर रहा है, अब देख लिया ना कैसा है, और इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसी भयानक जगह में तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। चलो जल्दी करो, और उस हाथी के लौट के आने से पहले ही मैं तुम्हें आश्रम में छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और मुक्ता जी को साथ लेकर कैंप से बाहर निकल पड़े। अभी ये 5-7 कदम, 10-12 कदम ऐसे ही आगे बढ़े थे कि मुक्ता जी एकदम से उत्तेजित हो गई और बोली, हाथी हाथी, और तुरंत श्रीनिधि जी का हाथ पकड़कर कैंप की तरफ वापस दौड़ पड़ी, मतलब लौट गई कैंप की तरफ ऑलमोस्ट दौड़ते हुए। और हाथी यार भयानक जीव है, जंगल में एकड़ हाथी। इतनी देर में श्रीनिधि जी के बाकी साथी भी टेंट से बाहर निकल आए थे और उस हाथी की तरफ डर और कौतूहल की नज़रों से देख रहे थे कि यार ये अब क्या करेगा। श्रीनिधि जी अपने धनुष पर तीर चढ़ा रहे थे कि आनंद जी ने देखा और कहा, अरे निधि, इसे रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रीनिधि जी बोले, यार तुम देख नहीं रहे हो क्या, वो हम लोगों के सर पे आ गया है यार, कोई दूसरा उपाय बचा है क्या अब? तो आनंद जी ने जवाब दिया, हाँ भाई उपाय है, परेशान मत हो, ये कांटों की बाढ़, इस बाढ़ को वो किसी भी तरह से लांघ नहीं सकेगा।
इसके पार नहीं आ सकेगा। आनंद जी की बात सही मालूम पड़ रही थी, क्योंकि बाढ़ जो ये लगाई हुई थी, बाढ़, हाँ बाढ़ नहीं, बाढ़ और बाढ़ में अंतर है। बाढ़ पानी में आती, बाढ़ बाउंड्री को बोलते हैं। बाढ़ कम से कम 6 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची थी, जिसे लांघ सकना हाथी के लिए संभव नहीं था। लेकिन फिर भी श्रीनिधि जी धनुष पर तीर चढ़ा के तैयारी खड़े रहे, क्योंकि वो मुक्ता जी के रहते कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए मुक्ता जी से बोले, घबरा तो नहीं रही हो ना तुम? मुक्ता जी ने जवाब दिया, घबरा जाना तो स्वाभाविक है, लेकिन आपके साथ रहते हुए डर नहीं लग रहा। मतलब आप साथ में आए तो मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा है। उसके जवाब को सुनकर श्रीनिधि जी मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उस बेचारी को क्या पता था कि वो जिस पर इतना भरोसा कर रही है, वो खुद अंदर से इतना ज़्यादा डरा हुआ है। वो उसके बेचारे की वो खुद घबराया हुआ है। लेकिन फिर भी इन्होंने मन ही मन सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मुक्ता जी पर आँच नहीं आने दूंगा, मुक्ता जी को कुछ नहीं होने दूंगा। उधर हाथी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस कटीली बाढ़ को पार करके कैंप में आ जाए। लेकिन वो जब अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुआ, तो वो अपनी सूंड को ये जो तंबू थे, इनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से अपनी सूंड को पहुंचा दूं और उखाड़ दूं सारे कैंपों को, टेंटों को। लेकिन बाढ़ और तंबुओं के बीच इतनी दूरी थी कि वो बहुत कोशिश के बाद भी अपनी सूंड कैंपों तक, उस टेंटों तक नहीं पहुंचा पाया। वो जैसे जैसे अपनी कोशिश में असफल हो रहा था, वैसे वैसे उसकी झल्लाहट और बढ़ती जा रही थी। और जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो वो गुस्से के मारे पागल सा हो गया। उसके बाद वो कैंप के चारों ओर घूमने लगा, यानी चक्कर लगाने लगा कैंप का, और अंदर कहीं से अंदर घुसने का जुगाड़ देखने लगा। यार कहीं से कुछ थोड़ा सा जुगाड़ मिल जाए तो अंदर घुस जाऊं, लेकिन कहीं से उसे रास्ता नहीं मिला। अब उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब जब वो अंदर घुसने में हर तरह से नाकाम हो गया, तो गुस्से में चिघाड़ता हुआ वो एक दूसरी तरफ चला गया। अब वो जैसे ही गया तो श्रीनिधि जी ने अपने मित्रों से कहा कि अब ये मत सोचना कि मुसीबत टल गई है। ये हाथी बहुत गुस्से में है, और हाथी जब एक बार जिद पकड़ लेता है तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। इस बात को सुनकर सभी लोग टेंशन में आ गए, सब चिंतित हो गए, और स्वाभाविक सी बात है चिंता होना। लेकिन श्रीनिधि जी को अपनी नहीं, मुक्ता जी की ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि ये इस बात को जानते थे कि हाथी अभी फिर लौट के आएगा, और इस बार वो जरूर बाढ़ को लांघने का कोई साधन लेकर के आएगा, यानी कि जिसके ऊपर चढ़ के वो इस तरफ आ जाए। और ऐसा होने पर मुक्ता जी बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगी। मुक्ता जी को वापस आश्रम में छोड़ने भी नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि आश्रम कैंप से करीब 3 फरलांग दूर था, और हाथी कहीं पर भी इन्हें घेर सकता था। मतलब कहीं से भी हाथी आकर के इनको अपने लपेटे में ले सकता था। वैसे तो धनुष बाण और मशालों के सहारे जाया जा सकता था, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा रिस्क था। एक तो दिन का टाइम था, तो मशालों की लाइट तो दिखती नहीं, और जरा सी अगर चूक हो जाती तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। खासकर किसी महिला के लिए तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती, क्योंकि पुरुष तो शायद पेड़ों में चढ़ जाते, कुछ कर जाते, लेकिन महिला के लिए तो वो संभव नहीं हो पाता है। जंगलों में इस तरह की परेशानियां महिलाओं को हो जाती हैं। इसी बीच विपिन भाई ने एक सुझाव दिया। वो बोले कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गुफा है, वो बहुत सेफ है। मुक्ता बहन को यदि शिशिर भाई और श्याम जी के साथ वहाँ पहुँचा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन इस बात के लिए मुक्ता जी तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि श्रीनिधि जी और उनके मित्र उसके मेहमान हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने मेहमानों को ऐसी भयानक परिस्थितियों में छोड़कर खुद किसी सुरक्षा सेफ जगह पे चली जाए। हाँ, अगर ये बाकी सारे लोग चलने को तैयार हों तब बात अलग है, तब वो चल सकती, तब उन्हें जाने में कोई परेशानी नहीं है। अब मुश्किल ये थी कि सभी लोगों का जाना भी संभव नहीं था, क्योंकि पूरे कैंप और उस पर रखे सामान को हाथी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता था। कैसे छोड़ देते? लेकिन श्रीनिधि जी जैसे भी संभव हो वो मुक्ता जी को तुरंत कैंप से दूर कर देना चाहते थे।
तो उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना पूरे कैंप को ही गुफा में शिफ्ट कर दिया जाए, पूरा कैंप ही डिसमेंटल किया जाए और सामान-वामान सब गुफा में पहुँचा दिया जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथी को आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन तभी श्याम जी बोल पड़े, "अरे देर नहीं, मुझे तो लगता है कि अब वो लौटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ से कैंप को हटाना बेकार बेकार है, कैंप ऐसे ही रहने दो, वो नहीं आएगा, हाथी अब नहीं आएगा।" इस बात का जवाब फिर श्री निधि जी ने ही दिया। बोले, "अगर हाथी नहीं भी लौटे, तब भी कैंप को तो यहाँ से हटाना ही है। क्योंकि इस बात को तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाथियों से भरे ऐसे जंगलों में ज़मीन में कैंप लगाना सेफ नहीं होता है, बल्कि मचानों पर बैठना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इसलिए जो काम कल करना है, उसे आज ही कर लिया जाए, क्या दिक्कत है?" फाइनली सबने मिलकर यह तय किया कि चलो यहाँ से कैंप उठा लिया जाए। फिर इन 9 लोगों ने 18 हाथों की सहायता से 3 चक्करों में सारा कैंप और सामान गुफा के अंदर पहुंचा दिया। और 9 लोग हैं तो हाथ 18 हो गए ना। ये गुफा बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन लोगों ने अपनी अपनी मशालें जलाई, जिससे गुफा के अंदर कोने कोने में रोशनी फैल गई। गुफा के अंदर घुसने का जो रास्ता था वो बहुत छोटा सा था, लेकिन गुफा के अंदर बहुत जगह थी। ये गुफा 18 से 20 फीट गहरी और 10 से 11 फुट चौड़ी थी। हालांकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। गुफा के अंदर जाने का रास्ता करीब 5 फुट का था और गुफा की ऊंचाई 6 फुट के आसपास थी। गुफा में कुछ आले भी बने हुए थे, जो कम ऊंचाई में थे लेकिन गहरे थे। इन्हें डर था कि कहीं इन आलों में सांप वगैरह ना बैठा हो, कोई नाग वगैरह ना बैठा हो। तो अपना शक दूर करने के लिए उन्होंने टॉर्च की रोशनी उन आलों में डाली, उनकी तरफ ऐसे ऐसे करके फेंकी। तो एक आले में इन्हें कोई चमकती हुई सी चीज़ दिखाई पड़ी। अब इन लोगों ने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो एक जंग खाई हुई छुरी थी, जिसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, जिस वजह से वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब इन्होंने उसकी धूल मिट्टी को साफ करके देखा तो उसको देख के ऐसा लगा जैसे वो 10 साल 12 साल से और पहले की और ज़्यादा पुरानी छुरी होगी। श्रीनिधि जी को अनायास से सुल्ताना डाकू की याद आ गई, क्योंकि सुल्ताना डाकू भी एक समय में इन्हीं जंगलों में रहा करता था। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये छुरी उसी के किसी मित्र, उसके किसी साथी की रही होगी। मित्र तो नहीं कहूँगा, किसी साथी की रही होगी। दोस्तों, सुल्ताना डाकू की पूरी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल उत्तरांचल डायरीज में सर्च कीजिएगा सुल्ताना डाकू और जिम कॉर्बेट। इस घटनाक्रम के करीब 5 या 6 एपिसोड हैं, जरूर सुनिएगा। और बहुत ही शानदार और बड़ी रोमांचक घटना है। बड़ा आनंद आएगा आपको उस घटना को सुनने में। जिम कॉर्बेट साहब से बाघ ही नहीं मारते थे, डाकू भी पकड़ते थे। खैर, हम लौटते हैं अपनी मूल कहानी में। श्रीनिधि जी ने जब सुल्ताना डाकू वाली बात को बोला तो शिशिर भाई ने पूछा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सुल्ताना डाकू के समय की छुरी है। तब श्रीनिधि जी ने जवाब दिया कि भाई, इस बात का मेरे पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है और मेरा अनुमान ये निराधार नहीं है। क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले सुल्ताना अपने साथियों के साथ इसी जंगल में रहता था। सुल्ताना डाकू इसी जंगल में रहता था। वैसे तो उसका जो मुख्य अड्डा था वो आम स्रोत के पास बंडी खाता नामक गांव में था, लेकिन उसके पहरेदार साथी इन जंगलों की गुफाओं में या पेड़ों पर मचान बांध कर रहा करते थे। इसलिए इस जंगल को जैसे हाथी घाटी कहते हैं, वैसे ही इसका दूसरा नाम सुल्ताना घाटी भी है। दोस्तों, हाथी घाटी का दूसरा नाम सुल्ताना घाटी भी है। बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन रही जो अपनी मुक्ता जी थी, तो मुक्ता जी ने श्रीनिधि जी से पूछा, आपने भी तो इसी घाटी के किसी पड़ोसी आश्रम में ही शिक्षा पाई है ना? क्या आपको कभी सुल्ताना डाकू से मिलने का मौका मिला? तो इन्होंने जवाब दिया, हाँ, एक बार मिला तो था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। मुक्ता जी ने कहा, तो सुनाइए ना उस घटना को, मैं सुनना चाहती हूँ। तो श्रीनिधि जी बोले, फिर उस हाथी का क्या होगा? अगर वो चुपचाप आकर मेरी कहानी सुनने लगा तो मुक्ता जी मुस्कुराते बोली, क्या पता आपके रोचक किस्से को सुनकर उसका
हृदय परिवर्तन हो जाए, मन बदल जाए और वो इंसानों को मारना छोड़ दे। अरे आप छोड़िए उस हाथी को, आप सुल्ताना डाकू वाला वाक़या सुनाइए। उस वाक़ये को आप सुनाइए ना प्लीज़। निधि जी ने उस वाक़ये को सुनाना शुरू किया और बोले कि देखिए, ये वाक़या केवल आप और शिशिर भाई के लिए नया है और लोग तो खुद उस घटना के किरदार हैं, वो खुद पात्र हैं उस घटना के, या यूँ समझ लीजिए कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं। श्रीनिधि जी की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, वो जिस आश्रम में भी थी, वो इस गुफ़ा जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, इससे करीब 8 मील दूर थी। वहाँ पर भी ऐसे ही घने जंगल थे, पहाड़ थे, हिंसक पशु थे, पक्षी थे। हालाँकि वो आश्रम बाद में गंगा नदी में आई एक बाढ़ के कारण उजड़ गया था, लेकिन ये जिन दिनों की बात कर रहे थे, तब वो आश्रम खूब सुव्यवस्थित था और काफ़ी प्रसिद्ध भी था। तब उसमें करीब 1000 छात्र एजुकेशन लेते थे, शिक्षा पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे ब्रिटिश काल में राजद्रोही संस्था माना जाता था और ब्रिटिश सरकार इस आश्रम के लिए किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं देती थी। आश्रम को कोई भी भयानक पशु पशु नुकसान पहुंचा दे या कोई डाकू डाका डाल जाए या कोई दुर्घटना वहाँ घट जाए, तो भी सरकार की तरफ से उसे कोई संरक्षण या सहायता नहीं मिलती थी। सरकार ने इसको इग्नोर कर रखा था। आत्मरक्षा का सारा जो प्रबंध था, जो इंतज़ाम था, वो आश्रम के गुरुजन और स्टूडेंट्स ने खुद ही किया हुआ था। श्रीनिधि जी ने सुल्ताना डाकू का नाम तभी सुना था उन्हीं दिनों। उसके बारे में एक बात प्रचलित थी कि वो बहुत क्रूर, खूनी और भयंकर है। उसके डर से आश्रम के लोगों के मन में भी डर फैला हुआ था कि कहीं किसी दिन वो आश्रम का धनकोष लूटने के लिए ना आ जाए, यानी कि कभी आश्रम में ना डाका डाल जाए। अब आश्रम में रोज की तरह अपनी दिनचर्या का काम चल रहा था। तभी किसी एक दिन खबर मिली कि इलाके में सुल्ताना डाकू आ गया है। उसके कुछ घुड़सवार को आश्रम की गौशाला के पीछे जंगलों में देखा गया है। इस खबर को सुनते ही आश्रम के 500 छात्र टोली बनाकर रक्षा के लिए तैयार हो गए, अलर्ट हो गए। उस टोली में श्याम जी, शेखर जी, आनंद जी, विपिन जी और कुमार जी, ये लोग भी थे। वैसे तो छात्रों को अपनी छात्रावास की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि छात्रों के पास किसी तरह की कोई कीमती वस्तु होती नहीं थी। कोई धन संपदा या कुछ हीरे जवाहरात तो कुछ होते नहीं थे। अगर चिंता थी तो वो गुरुजनों की और उनके घरों की थी, क्योंकि उनके जो भी गहने रुपये आदि होते थे आश्रम के, वो सब उन्हीं लोगों के पास रहते थे। इसलिए उनके आवास के पास ही ज़्यादा पहरा लगाया गया था। उन दिनों आश्रम के घुड़साल में 2 घोड़े बहुत फेमस थे। दोनों ही बहुत ऊंची कदकाठी के और तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। पता नहीं श्रीनिधि जी के दिमाग में क्या आया, वो बिना किसी को बताए सीधे अस्तबल में जा पहुंचे और एक घोड़े पर उन्होंने काठी कसी और फिर उस पर बैठ करके उसे दौड़ा दिया और ये उस तरफ गए जिस तरफ सुल्ताना डाकू के घुड़सवार देखे जाने का दावा किया जा रहा था। इस तरफ को इन्होंने दौड़ा दिया। गर्मियों की रात थी। अष्टमी के चाँद की जो छुटपुट चांदनी थी वो पूरे जंगल में बिखरी हुई थी। सारे पेड़, झाड़ियाँ, पशु पक्षी सब चुपचाप सोए हुए थे। कहने का मतलब जंगल पूरी तरह शांत था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुँचे तो उस शांत जंगल में घोड़े की जो टापें थी वो दूर दूर तक गूंज गई। टक 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 जो होती है। पक्षी जागकर पंख फड़फड़ाने लगे और छोटे वन्य जंतु डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन श्रीनिधि जी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें अचानक हुई इस हलचल से इनका ध्यान ही उस तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि इनका सारा ध्यान तो उन घुड़सवारों के ऊपर था जिन्हें सुल्ताना डाकू का साथी कहा जा रहा था। एक अजीब सा नशा इनके ऊपर सवार था उन्हें देखने का, कि ये देखे तो सही कि आखिर सुल्ताना दिखता कैसा है, उसके घुड़सवार कैसे हैं, वो कैसे होते हैं, डाकू क्या होते हैं, उनके इरादे क्या हैं। ये मतलब एक क्यूरियोसिटी इनके अंदर, नशा सा इनको हो रहा था। ये उस जंगल में घोड़े को इधर उधर दौड़ाते रहे, जहाँ तहाँ ढूंढते रहे, लेकिन इन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखाई पड़ा। उस सन्नाटे में इन्हें सिर्फ अपने घोड़े की टापों की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी।
फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि घोड़ा अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया और जोर-जोर से हिनहिनाया, एकदम से खड़े होकर के, और एक झटके से पीछे की तरफ घूमा और उसने भागना शुरू किया। उसने शायद किसी बाघ या तेंदुए को देख लिया होगा, इसलिए वो भड़क गया और भड़क कर अश्वशाला की तरफ भागने लगा, यानी कि आश्रम में जो अश्वशाला थी, उस तरफ वो आने लगा। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि उसे किसी तरह से रोकें या उसको कंट्रोल करें, उसकी दिशा बदलें, कुछ करें, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। घोड़ा जो एक बार भागा, तो ऐसा भागा कि उसे ना तो पेड़ों की टहनियों की चिंता हो रही थी और ना उसे ये चिंता थी कि वो किसी पेड़ से टकराएगा। वो बस खड़बड़, 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 खड़बड़ दौड़ता ही जा रहा था। आश्रम की गौशाला के सामने लगभग 150 बीघा का एक मैदान था, जिसमें आश्रम के जो छात्र थे वो खेल कूद वगैरह किया करते थे। श्रीनिधि जी की नज़रें गौशाला की तरफ पड़ी, तो देखा कि गौशाला के पास भारी भीड़ खड़ी है। ये वही 500 छात्रों की टोली थी जो अपने हाथों में लाठी, भाले, कुल्हाड़ियाँ, पिस्तौल, बंदूक आदि आदि ये वो कुछ ना कुछ तो शस्त्र पकड़े हुए थे। और उस भीड़ ने जैसे ही देखा कि कोई घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो मरने मारने के लिए आतुर हो गए। वो तैयार हो गए अपनी लाठी, कुल्हाड़ी उलाड़ी पकड़ के कि आज तो जी बस। अब वो श्रीनिधि जी को पहचान नहीं पाए, एक तो रात का अंधेरा और डिस्टेंस, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि श्रीनिधि जी घोड़ा लेकर आश्रम से बाहर गए हुए हैं। वो तो यही सोच रहे थे कि डाकू आश्रम में हमला करने के लिए आ गए हैं। तो सारे छात्र भी तुरंत डाकुओं के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उनकी तैयारी देखकर श्रीनिधि जी समझ गए कि मामला कुछ विचित्र सा हो गया भैया, अब ये कोई टेंशन वाली बात हो गई है और वो लोग किसी भी समय इन पर आक्रमण कर सकते हैं। इन्हें लाठी और डंडों का तो इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें डर लग रहा था आश्रम में रहने वाले नत्थु शिकारी का। उसका निशाना बड़ा अचूक था। उन्हें यही डर था कि कहीं वो इन पर निशाना साध कर गोली ना दाग दे। इधर घोड़े की हालत ऐसी थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो खड़बड़ 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 दौड़ता ही चला जा रहा था। तो इस स्थिति में इन्होंने दूर से ही अपना एक हाथ उठा दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे गोली मत चलाना मित्रों, रुको रुको, गोली मत चलाना, अरे मारना मत, रुको रुको, मैं श्रीनिधि हूँ, अरे रुक जाओ भाई। मतलब जिस तरह से होता है ये उसी तरह से कुछ करने लगे। इनकी आवाज़ को सुनकर जो उठी हुई लाठियाँ और वो कुल्हाड़ियाँ वगैरह थी वो सब नीचे झुक गई। जो बंदूक इनके ऊपर तने हुई थी, निशाना साधे हुए थी, वो हट गई और भागते हुए घोड़े को वो घोड़ो क्या कहते हैं वो अश्वशाला अस्तबल के पास जाकर रुकने का मौका मिल गया। घोड़े के रुकते ही ये उसकी पीठ से नीचे कूदे। तब तक इनको घेर के सभी लोग खड़े हो गए और फिर प्रश्नों की झड़ी। जितने मुंह उतने प्रश्न, लेकिन इनका एक ही उत्तर था, अरे सुल्ताना उल्ताना मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा, मैं सारा जंगल छान कर आ गया हूँ, मुझे कहीं कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे इस घोड़े ने कोई ऐसी बात जरूर देखी है जिसको देखकर ये डर गया और मेरे बहुत कंट्रोल करने पर भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। श्रीनिधि जी की बात सुनकर सभी एक साथ बोल पड़े, वो जरूर सुल्ताना डाकू के ही घुड़सवार रहे होंगे, उन्हें देखकर ही ये भागा होगा। वैसे भी नत्थु शिकारी ने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा ही था। नत्थु शिकारी ने ही बताया था कि ये आश्रम के पास में घुड़सवार देखे गए हैं जो सुल्ताना डाकू के हैं। हालांकि उस समय श्रीनिधि जी को अपने साथियों की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब कई सालों बाद, इस घटना के कई सालों बाद जब सुल्ताना डाकू पकड़ा गया और उसने सहारनपुर के न्यायालय में अपना बयान दिया कि एक बार गर्मियों में हरिद्वार की तरफ जाते हुए वो आश्रम के पड़ोस से गुजरा था, तब श्रीनिधि जी को ये मानने में जरा भी संकोच नहीं रहा कि उस दिन घोड़े ने जरूर उन सवारों को ही देखा होगा और इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि उस दिन भाग्य ने इन्हें बचा लिया, नहीं तो सुल्ताना डाकू से भेंट हो जाने पर वो इनके साथ क्या व्यवहार करता, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे वो मार देता इनको, वो तो डाकू था यार। जब ये अपनी इस कहानी को सुना रहे थे, मतलब जब तक इनकी कहानी चल रही थी, तब तक इनके साथी जो बाकी साथी थे उन्होंने गुफा का चप्पा चप्पा देख डाला था
और उन्हें उस छुरी के अलावा वहाँ पे 2 एडवर्डी पैसे, 1-2 फूटी हांडिया और गुफा की दीवारों में खोदे हुए 2 नए आले और मिले। इन सब चीज़ों को देखकर श्रीनिधि जी सोचने लगी कि क्या ये संभव है कि सुल्ताना डाकू लूट का माल इसी तरह की गुफाओं में छुपा कर रखता हो, और ऐसा भी संभव है कि यदि उस गुफा को खोदा जाए तो इसमें कहीं पर सुल्ताना डाकू द्वारा छिपाया गया कोई गुप्त धन भी मिल जाए। अचानक इन्हें अपनी सोच रोकनी पड़ी। इनकी इस सोचों के बीच में मुक्ता जी बोल पड़ी थी। वो बोली, इन जंगलों में बहुत सारे ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी ऊंची ऊंची शाखाओं में लंबी लंबी कीलें गड़ी हैं, और हो सकता है कि ये उन मचानों के ही अवशेष हों जो सुल्ताना के जासूस इन पेड़ों पर बांधते होंगे। तब श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हालांकि श्रीनिधि जी की कभी जिम कॉर्बेट साहब से मुलाकात तो हुई नहीं थी, लेकिन इनके एक मित्र वो जिम कॉर्बेट साहब से 2-3 बार पहले काला दुंगी जाकर मिल चुके थे, और उन्होंने ही इन्हें बताया था कि एक बार जिम कॉर्बेट साहब भी सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए इन जंगलों में आए थे, और उन्होंने भी अपनी उस यात्रा में कुछ ऐसे पेड़ देखे थे जिन पर मचाने बंधी हुई थी। ये मचाने स्पेशली सुल्ताना ने अपने गुप्तचरों को बैठाने के लिए ही बनाई हुई थी, और इनको बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि इसमें बैठा हुआ आदमी खुद तो आते हुए दुश्मन को दूर से ही देख ले, यानी कि दूर से ही वो दिखाई पड़ जाए कोई आ रहा है, लेकिन दुश्मन उसे किसी भी तरह से ना देख सके। वो ऐसी आड़ में ऐसे छिपके रहे कि वो दिखाई ना पड़े, किसी को पता ना चले कि फलाने पेड़ में मचान है। ऐसे कुछ डाकुओं से जिम कॉर्बेट का सामना भी हुआ था, और दोनों ही तरफ से कई राउंड गोलियां भी चली थी। तो मुक्ता जी जिन कीलों की बात कर रही थी वो उन्हीं मचानों के अवशेष थे, ये निश्चित बात थी। इस वाक्य के खत्म होने के बाद शिशिर भाई ने कहा कि भाई अब उस खूनी हाथी के वापस लौट कर आने की संभावना तो लग नहीं रही है, तो क्यों ना मुक्ता बहन को आश्रम में वापस पहुंचा दिया जाए, कहीं इन्हें देर ना हो रही हो। तो मुक्ता जी बोली कि देर होने की तो उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन उनको चिंता इस बात की हो रही है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा सामान आश्रम तक कैसे पहुंचेगा। ये सुनते ही आनंद जी बोल पड़े, अरे सामान को आश्रम में पहुंचाने की क्या ज़रूरत है, एक ही रात की तो बात है, वो तो हम इस गुफा में ही बिता लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगी रात। और वैसे भी कल तो उस झरने के पास वाले पेड़ पर हमें मचाने बांधनी ही है, तो एक बार यहाँ से कैंप का सामान वहाँ ले जाए फिर लाए, उससे अच्छा यही रहने देते हैं। तो दोस्तों, क्या खूनी हाथी लौट कर आया? क्या ये लोग मुक्ता जी के साथ सामान लेकर आश्रम गए? क्या ये लोग पेड़ पर मचान बांध पाए? क्या उस घायल व्यक्ति को होश आया? अरे वो घायल व्यक्ति आखिर था कौन? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो दोस्तों, उन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, तुरंत अपना अंगूठा चलाइए और कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, 2 शब्द, शेयर, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले एपिसोड का। तो दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज के लिए निकालते हैं। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना ही है, इसे भरपूर प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये दिन दुनिया रात चौगनी करके उन्नति करे। आप लोगों के प्यार से मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आई है, मेरी हौसला अफजाई हुई है, और इस असहाय, अपाहिज, विकलांग इंसान के अंदर एक ऊर्जा आ गई है। ऐसा मन कर रहा है जैसे कुछ करके दिखाऊं, और तो कुछ नहीं कर सकता तो यूट्यूब चैनल में ही कुछ बड़ा कर लूं। वो सब पॉसिबल हो पा रहा है आप लोगों के कारण। आप लोग जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं ना, वो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। मैं उसकी मेरे पास उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि आप लोग बहुत मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
तो दोस्तों क्या कहूँ मैं और ज़्यादा, इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो थैंक यू ऑप्शन में जाके भी कुछ अपनी तरफ से अगर पॉसिबल हो तो कीजिए। और फ़िलहाल तो दोस्तों आज्ञा दीजिए जाने की, क्योंकि आना है ना जल्दी फिर। अरे आप लोगों को बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ, इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग भी, है ना? तो दोस्तों फ़िलहाल तो बाय। हुँ? जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।